जय हिंद। नमस्कार मित्रों, ये मेरा वीडियो आज मैं बना रहा हूँ एक वर्तमान में जो चर्चा में मुद्दा चल रहा है आरक्षण को लेकर। अक्सर न्यायपालिका में अधिकतर विवाद आरक्षण को लेकर हो रहे हैं, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके आप सभी को ये समझाना चाह रहा हूँ ताकि वर्तमान में भारतीय संविधान के पिछले 4 संशोधन देखें तो लगभग चारों संशोधनों का संबंध आरक्षण से रहा है, अर्थात रिजर्वेशन से संबंध रहा है। और मैंने 2 वीडियो बनाए थे, तो उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स ने भी जो ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे हैं उन्होंने भी मुझे बताया कि सर आप आरक्षण के बारे में एक वीडियो बनाइए और हमें इसके बारे में विस्तार से समझाइए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं इसमें SC ST आरक्षण को, OBC आरक्षण को, जो EWS को 10% आरक्षण मिला है उसको लेकर, यानी आरक्षण बढ़ेगा, आरक्षण खत्म होने वाला है। कई बार सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केस आए तो लोगों को लग रहा है क्या पता इस हिसाब से तो हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा या हमारा आरक्षण बढ़ेगा। इसको लेकर विद्यार्थियों के भी मन में भी ये शंका चल रही थी। उसी शंका को दूर करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी SC ST को लेकर, OBC आरक्षण को लेकर, जनरल में जो EWS को आरक्षण मिल रहा है उसको लेकर भी मैं पूरा समाधान करूँगा और अच्छी तरह से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और मुझे आशा है कि आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा और आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। जैसा कि जब से हमारे जो SC ST आरक्षण की हम बात करें तो ये तो हमारे संविधान से पहले की बात है, चाहे हम पूना पैक्ट की बात करें, चाहे जो सांप्रदायिक पंचायत घोषणा की बात करें, वो संविधान से पहले की बात है। तो इनके लिए पहले से ही ऐसी बातें या ऐसे प्रावधान किए गए थे। लेकिन बात यह है कि वर्तमान में चर्चा में है OBC आरक्षण, यानी इस पिछड़े वर्ग का सशक्तिकरण भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन शुरू से मैं बता रहा हूं आरक्षण का इतिहास। यानी देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST को तो शुरुआत में ही संविधान में उनके आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। और वर्तमान में जो जनरल और OBC को आरक्षण जो अभी दिया जा रहा है ताकि उन्हीं को भी सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाना राज्य का कर्तव्य है, राज्य का दायित्व है, उसी के तहत उनको भी आरक्षण मिल रहा है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं SC और ST आरक्षण को आपको समझा रहा हूँ। और वर्तमान में SC और ST आरक्षण को लेकर भी विवाद हो रहा है, तो इस वर्ग को भी लग रहा है हमारे आरक्षण के साथ क्यों छेड़छाड़ की जा रही है, हमारे को संविधान में जो रिजर्वेशन मिला है इसके साथ क्यों छेड़छाड़ की जा रही है। तो इस वर्ग के भी दिमाग में जो शंका है तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा क्यों छेड़छाड़ की जा रही है और SC ST आरक्षण में क्या बदलाव किए जा रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखो, आरक्षण 3 जगह दिया गया है। सबसे पहले हम आरक्षण की बात करें रिजर्वेशन की स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एक तो शैक्षणिक आरक्षण है, यानी अपन बात करते हैं शिक्षण संस्थाओं में। कहां पर आरक्षण है? शिक्षण संस्था में। दूसरी अपन बात करें सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण है। और तीसरा अपन बात करते हैं राजनीतिक आरक्षण। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षणिक आरक्षण, यानी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण। यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 4 में विशेष बात कही गई है कि राज्य किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए या अनुसूचित जाति एवं जनजाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ऐसा राज्य को कहा गया। और ये मौलिक अधिकार हमारे समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 15(4) आता है। इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि इसी के आधार पर हमारे जो निजी शिक्षण संस्थाओं में भी इनको आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। ये तो बात है हमारी सरकारी नौकरियों की। और वो जो आप सबको पता है कि SC को मतलब अनुसूचित जाति को 15% आरक्षण दिया गया है। अपन ये तो बात अपन करते हैं, SC को 15% आरक्षण है और ST को 7.5% आरक्षण है और OBC को जो बाद में 27% आरक्षण दिया गया है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। एक तो आरक्षण है ये शिक्षण संस्थाओं में यानी शैक्षणिक आरक्षण, और दूसरा आरक्षण है सरकारी नौकरियों में। और वर्तमान में जो विवाद है जो है सरकारी नौकरियों को लेकर, यानी SC और ST के आरक्षण को लेकर वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में केस आ रहे हैं वो है सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर। हमारे मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अवसरों की समानता है। तो ऐसा भी राज्य को भी यह अनुच्छेद 16(4) के तहत या 16 के खंड 4 के तहत राज्य को भी यह अधिकार प्रदान किया गया है कि यदि सार्वजनिक सेवाओं में SC व ST का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ हो तो वह उन्हें आरक्षण प्रदान कर सकता है। इसी के तहत उनको सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण है। ओके डन। और अगला आरक्षण है राजनीतिक आरक्षण। कौन सा आरक्षण है?
राजनीतिक आरक्षण, यानी राजनीति में यानी चुनाव में, विधायिका में आरक्षण। तो सबसे पहले इसके लेकर जो अनुच्छेद चर्चा में, इन सारे अनुच्छेदों का मैं जिक्र करता हूं, अनुच्छेद 330, 31, 32, 333, 334। हालांकि वर्तमान में इसमें संशोधन भी हुआ है, वो भी मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी डिटेल से बता रहा हूं। तो सबसे पहले बात करें तो अनुच्छेद 330, कौन सा स्टूडेंट? अनुच्छेद 330 में यानी लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया गया है। यानी लोकसभा के चुनाव होते, देखो संसद के लोकसभा राज्यसभा 2 सदन है, राज्यसभा में आरक्षण नहीं है, इनको आरक्षण है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को। ये तो हमने आरक्षण दिया हुआ है। और वर्तमान मैं भी बता रहा हूं अभी आपको, वर्तमान में अनुसूचित जाति यानी SC के लिए लोकसभा में 84 यानी 84 सीटें रिजर्व है यानी आरक्षित है। और दूसरी बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें रिजर्व है वर्तमान में है। और हालांकि आपको पता होना चाहिए, हमने इसको समय समय पर संविधान में संशोधन करते हुए इसको हमने आगे भी बढ़ाया। जैसा अभी अपन बात करें कि संविधान में 104वां संविधान संशोधन, 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसी ST एवं SC के आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया। पहले ये हमारा आरक्षण जैसे 10-10 वर्ष था, जैसे 95वां संविधान संशोधन 2010 में हुआ था तो उसको 10 वर्ष बढ़ा दिया था। 95वें संविधान संशोधन 2010 के माध्यम से इसको 2020 तक किया। और उसके बाद हमने 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको कर दिया 2030 तक। समझ में आई बात? दूसरी बात तो ये 104वें संविधान संशोधन से एक और विशेष इंपॉर्टेंट प्रावधान किया गया, वो मैं आगे आपको बता रहा हूं। फिर अपन बात करें एक ये एंग्लो इंडियन की अनुच्छेद 331 में ये है कि अगर लोकसभा में आंग्ल भारतीय वर्ग या एंग्लो इंडियन वर्ग का अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ होता तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऐसा प्रावधान 331 में है। हालांकि 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान हमने हटा दिया है। अब लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान हमने 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया है। फिर अगला अनुच्छेद है 332। 332 अनुच्छेद ये कहता है कि विधानसभाओं में भी अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया गया है। विधानसभाओं के चुनाव में भी SC और ST को आरक्षण दिया है। समझ में आई बात? और अनुच्छेद अगला है 333। अनुच्छेद 333 ये कहता है कि यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय वर्ग या एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ हो तो राज्यपाल उस राज्य की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकता है। समझ में आई बात? ये बात है 333 में। और हालांकि ये विधानसभा में जैसे केरल है उस राज्यों में ऐसे एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन किया गया है। और अगला अनुच्छेद आता है वेरी इंपॉर्टेंट 334 अनुच्छेद। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर है 334। और हमारे जो विधायिका में SC और ST का आरक्षण बढ़ाया जा रहा है, बार बार संशोधन करते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है, वो 334 के तहत। यानी अनुच्छेद 334 इसमें है कि इसके तहत SC व ST के आरक्षण को बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, आरक्षण बढ़ाया है 2030 तक किया है। कैसे किया होगा? संविधान में संशोधन किया होगा। कौन सा संविधान में संशोधन? इधर मैंने लिखा है नोट, 104वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से SC और ST के आरक्षण को बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। तथा इसी संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन का जो प्रावधान था उसको हटा दिया गया है। 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया है? SC और ST के आरक्षण को हमने बढ़ाकर कर दिया 2030 तक। यानी 2030 तक ये 84 और 47 सीटें आरक्षित रहेगी। और दूसरी बात यह है कि इसे हमने एक और प्रावधान हटाया है। वो प्रावधान है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनीत करने का जो प्रावधान था उसको हमने हटा दिया। तो ये तो बातें आप सबको पता है मित्रों कि शैक्षणिक संस्था में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण और राजनीतिक आरक्षण, इसकी पूरी मैंने प्रारंभिक पृष्ठभूमि आपको बता दी है। संविधान से पहले क्या क्या बातें हुई, पुनः पैक्ट क्या हुआ, सांप्रदायिक पंचायत घोषणा क्या थी, उसके बारे में मैं जानकारी नहीं दे रहा हूं। उसको मैं जानबूझकर वो टॉपिक नहीं छेड़ रहा हूं। मैं केवल आपको कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक जानकारियां दे रहा हूं। अब वर्तमान में इस अनुसूचित जाति और जनजाति
जो वर्ग है इसको लेकर इनके दिमाग में शंका हो रही है कि हमारे आरक्षण में क्यों छेड़छाड़ की जा रही है। और जाहिर सी बात है, अगर किसी को ऐसा कोटा मिला है तो उसमें छेड़छाड़ करना भी अच्छी बात नहीं है। एक राज्य जो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रयास कर रहा है तो लोक कल्याणकारी राज्य को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। विवाद इस चीज को लेकर है कि अक्सर इनको जो विवाद है अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को लेकर वो है पदोन्नति में आरक्षण को लेकर। कहने का मतलब जो सरकारी नौकरी लगे हुए उनकी प्रमोशन होता है, उसकी पदोन्नति को लेकर आरक्षण है, उसको लेकर विवाद है। और ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि प्रमोशन में आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने मतलब स्पष्टीकरण में या अपने मंतव्य में ये बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई देखो, आरक्षण हमने दिया है, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, राजनीतिक नौकरियों में भी, कहने का मतलब राजनीतिक आरक्षण है, विधायिका के चुनाव में भी आरक्षण है। लेकिन पदोन्नति में जो आरक्षण है ये कोई मौलिक अधिकार के आधार पर आप इसकी मांग नहीं कर सकते। प्रमोशन में आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसका तो विवाद होगा। बहुत सारे विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट की बहुत आलोचना की, कहा सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले को बदलना चाहिए, ऐसा क्यों कहा, ये आरक्षण हमारे को संविधान में मिला हुआ है, इसके साथ छेड़छाड़ क्यों करें, और ऐसा स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया जो कि हमारे संविधान की व्याख्याकार है, जहाँ हम कहते हैं हमारे न्यायपालिका है जो कि हमारे अधिकारों की रक्षक है, और उसी के द्वारा अगर ऐसा स्पष्टीकरण दिया जा रहा है तो फिर हमारा क्या होगा। यानी उन्होंने ऐसा बता दिया कि प्रमोशन में आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब एक ऐसा मामला ये उन्होंने ये कह दिया, कहने का मतलब ऐसा क्या, देखो प्रमोशन किया जा सकता है अगर कोई राज्य ऐसा कार्य करता है कि भाई एक वर्ग है, अनुसूचित जाति या जनजाति का जो वर्ग है उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो वो पदोन्नति में उनको आरक्षण दे सकता है। लेकिन ये उस राज्यों के विवेक पर निर्भर है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए। यानी प्रमोशन में आरक्षण मांगना ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ये राज्य अगर कोई ऐसा प्रावधान करता है तो राज्य को अदालत में ऐसे आंकड़े दिखाने पड़ेंगे, हमारे को डाटा एकत्रित करके हमारे को सूचना प्रदान करनी होगी कि हमारे राज्य में इस वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और हम इसको पदोन्नति में आरक्षण दे रहे। ऐसे आंकड़े या ऐसे डाटा एकत्रित करके अदालत के समक्ष रखकर ऐसा प्रावधान राज्य कर सकता है। तो इसको लेकर, ये पदोन्नति को लेकर आरक्षण को विवाद, और ऐसा एक विवाद देखो इससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ थी, उन्होंने इस पदोन्नति में आरक्षण को बरकरार रखने की बात कही थी। तब हम सबको अच्छा लगा कि न्यायपालिका ने एक अच्छा डिसीजन दिया है। 5 जजों की एक बेंच बैठी थी, उसने डिसीजन दिया था कि पदोन्नति में जो आरक्षण दिया जा रहा है उस आरक्षण को बरकरार रखा जाना चाहिए। लेकिन अक्सर ये मामला है उत्तराखंड राज्य का। उत्तराखंड राज्य में ऐसे पदोन्नति का कोई मामला था अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर, तो उत्तराखंड राज्य ने पदोन्नति में आरक्षण देने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये तर्क दिया। एक पीठ ने सुनवाई की थी, उसका नाम है न्यायमूर्ति हेमंत एल नागेश्वर और हेमंत गुप्ता की पीठ ने एक निर्णय दिया था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, पदोन्नति में आरक्षण ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ऐसा उत्तराखंड में उन्होंने आरक्षण देने से इनकार कर दिया। तभी ये विवादों में थोड़ा रहा कि इस वर्ग को लग रहा है कि हमारे आरक्षण के साथ क्या हो रही है, छेड़छाड़ हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया कि पदोन्नति में आरक्षण मांगना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। और इसके लिए अगर कोई राज्य के विवेक पर निर्भर है, अगर राज्य कोई ऐसा प्रावधान करता है, पदोन्नति में आरक्षण देता है किसी वर्ग को, तो उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो उसके आंकड़े हमारे सामने लाएगा, उसके डाटा दिखाएगा हमारे को, उसके बाद ऐसा प्रावधान कर सकता है। ये सही बात। ये पक्ष की विपक्षी हम बात कर लेते हैं तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि अगर देखो सरकारी नौकरियों में जो इनको आरक्षण है, यानी जिस वर्ग को रिजर्वेशन मिला हुआ है, जिस वर्ग को आरक्षण है, उसकी पदोन्नति में वो 45 वर्ष की आयु में तीसरे स्तर तक यानी 3rd स्टेज तक पहुंच जाता है। 45 वर्ष की आयु में उसके तीसरे स्टेज तक इतना प्रमोशन हो जाता है आरक्षित वर्ग का। और जिस वर्ग को आरक्षण नहीं मिला हुआ है उसको ये प्रमोशन 56 वर्ष तक की आयु में जाकर मिलता है। तो उनका कहना ये है, ये कहना भी उचित है अनुचित है वो देखो
हम कभी भी विवादास्पद बात नहीं करते, हम क्या है जो सच है वो आपके सामने रख रहे हैं। यानी उनका कहना है कि जिस वर्ग को आपने रिजर्वेशन दिया है उनका प्रमोशन से वो तीसरे स्तर तक 45 वर्ष की आयु में पहुंच जाते हैं, और अन्य जो है वर्ग, जो गैर आरक्षित वर्ग है, जिनको रिजर्वेशन या आरक्षण नहीं मिला हुआ है, उनको ये प्रमोशन होने में 56 वर्ष तक सर्विस करते हैं, तब होता है। ऐसा क्यों, ये कहा गया है। और दूसरी बात, इस आरक्षण को लेकर, पदोन्नति में आरक्षण या नौकरियों में आरक्षण को लेकर एक और इश्यू चल रहा है वर्तमान में कि अगर किसी व्यक्ति को आरक्षण का अधिकतम कितनी बार वो फायदा उठा सकता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि एक व्यक्ति आरक्षण कितनी बार ले सकता है, इसकी भी कोई अंतिम सीमा संविधान में होनी चाहिए। जैसे कोई एक अनुसूचित जाति या जनजाति कोई भी आरक्षित वर्ग का व्यक्ति हो, उसने एक बार मान लीजिए 3rd ग्रेड टीचर की उसने नौकरी लग गई आरक्षण के हिसाब से, अब उसके बाद वो 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उसमें भी उसने आरक्षण के आधार पर उसने सीट हासिल कर दी, नौकरी लगी, 2nd ग्रेड लगा, उसके बाद उसने 1st ग्रेड की तैयारी की, उसमें भी उसने आरक्षण का फायदा उठाते सिलेक्शन हासिल कर दिया। तो ऐसे करके आगे आगे बढ़कर एक व्यक्ति कितनी बार आरक्षण का फायदा उठा सकता है, इसका भी सुप्रीम कोर्ट को एक प्रावधान करना चाहिए। क्योंकि एक ही व्यक्ति बार बार उस आरक्षण का फायदा उठा रहा है, उसी वर्ग का कोई दूसरा व्यक्ति उसका फायदा उठाए तो उचित रहेगा। यह भी कहना ठीक है कि भाई एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार आरक्षण का फायदा उठाए, ऐसा प्रावधान कर देना चाहिए। या एक व्यक्ति एक बार फायदा उठा सकता है या 2 बार फायदा उठा सकता है, ऐसा एक प्रावधान करने की संविधान में जरूरत है कि एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार आरक्षण का फायदा उठा सकता है। ऐसे आगे आगे नौकरियों में एक ही व्यक्ति 5, 6, 7 बार आरक्षण का फायदा उठा लेता है, इसकी भी कोई सीमा होनी चाहिए कि एक व्यक्ति कितनी बार आरक्षण का फायदा उठा सकता है। ये SC और ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को लेकर जो विवाद है वो है एक पदोन्नति में आरक्षण को लेकर, और दूसरा एक ये चल रहा है कि एक व्यक्ति कितनी बार आरक्षण का फायदा उठा सकता है। तो मित्रों, आई होप आप ये समझ गए हो। अगली स्लाइड में आपको बता रहा हूं कि ओबीसी को जो आरक्षण कहां से, ओबीसी को आरक्षण अभी मिला है, इसको अभी जो आरक्षण मिल रहा है उसके बारे में क्या प्रावधान है ओबीसी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर मैं आपको बता रहा हूं अगली स्लाइड में, मेरे साथ आप बने रहिए। देखिए, अब अपन बात कर लेते हैं ओबीसी को आरक्षण की। देखिए भाई, आप सबको मैंने बताया अभी कि SC और ST को आरक्षण तो शुरुआत से ही दिया गया, लेकिन ओबीसी यानी पिछड़े वर्गों के आरक्षण की शुरुआत में प्रावधान नहीं था। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले सरकार ने 1953 में 1953 में जो पिछड़े वर्गों को हितों की बात की थी, यानी कि 1953 में इस पिछड़े वर्गों के हितों के लिए या पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन किया गया। यानी इसको प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से भी हम बोल सकते हैं, और काका कालेलकर आयोग या काका कालेलकर कमेटी भी लोग उसको बताते हैं। यानी प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठन किया गया था। इस काका कालेलकर आयोग का काम या इसका ये कार्य था कि पिछड़े वर्गों की पहचान करनी, और इस काका कालेलकर आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान की और कुल 2399 जातियों को 2399 जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने की सिफारिश की। हालांकि काका कालेलकर जो आयोग की जो सिफारिश थी उसकी तरफ सरकार ने कोई रुख नहीं किया, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन ओबीसी पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लेकर सबसे महत्वपूर्ण है वो है मंडल आयोग। और ये मैं आरक्षण के बारे में पूरी तरीके से पिछड़े वर्गों के हितों की बात करता हूं, और आप वीडियो अंत तक देखो, बीच में छोड़े नहीं, तभी पूरा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं आपको कि यानी कि अब बात करते हैं काका कालेलकर आयोग की, तो सिफारिशों की तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात है 1979 की, 1979 की। 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, या इसको मंडल आयोग भी बोल सकते हैं अपन, मंडल आयोग, या अपन कह सकते हैं द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसका गठन किया था 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में। और इन्होंने पिछड़े वर्गों की पहचान की तथा इन्होंने मंडल कमीशन ने या मंडल आयोग ने यह कहा था कि 3743 जातियों को ओबीसी में या पिछड़े वर्गों की श्रेणी में शामिल किया जाए। कितनी? 3743 जातियों को। और इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मंडल आयोग की एक सिफारिश ये रही है कि ओबीसी को यानी पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण प्रदान किया जाए। इसी बात को लेकर वर्तमान में विवाद है।
वर्तमान में जो झगड़ा हो रहा है वो इसी बात को लेकर है कि इन्होंने जो सिफारिश की थी 27% आरक्षण देने की ओबीसी को सरकारी नौकरियों में, ठीक है, मंडल आयोग ने सिफारिश कर दी। बाद में क्या हुआ, ये तो 1979 की बात है मित्रों, लेकिन 1990 में वीपी सिंह सरकार ने क्या किया, 1990 में वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण प्रदान कर दिया। कौन सी सरकार ने? वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी को 1990 में सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण प्रदान कर दिया। लेकिन ये आरक्षण विवादों में रहा, शुरू से ही विवादों में रहा है, क्योंकि उसी समय इसी आरक्षण को, या अपन कह सकते हैं जिसे एक वाद है इंदिरा साहनी वर्सेज भारत संघवाद, 1992 में इसी आरक्षण को न्यायालय में चुनौती प्रदान की गई। यानी वीपी सिंह सरकार ने 27% आरक्षण दे दिया, लेकिन इंदिरा साहनी वर्सेज भारत संघवाद में इसी आरक्षण को न्यायालय में चुनौती प्रदान की गई। अब देखो न्यायपालिका ने क्या डिसीजन दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना कि इसी आरक्षण को जो न्यायालय में चुनौती दी गई उसमें न्यायपालिका का क्या निर्णय रहा। न्यायपालिका इसी समय के एक हम बात करते हैं कि इसी 90 के दशक में ही ईडब्ल्यूएस जो अपन बात करते हैं 103वें संविधान संशोधन से ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था, लेकिन उसी समय इसी निर्णय में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को न्यायपालिका ने अवैध घोषित कर दिया। जो हमने बाद में 103वें संविधान संशोधन से यह आरक्षण ईडब्ल्यूएस दिया है, जो ऐसा पहले भी प्रावधान था, लेकिन न्यायपालिका ने उसको अवैध घोषित कर दिया। यानी जो वीपी सिंह सरकार ने 27% आरक्षण दे दिया, इस पर न्यायपालिका का निर्णय यह है, न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि ओबीसी का जो 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण है वो उचित है। न्यायपालिका ने इस 27% आरक्षण को वैध करार दिया, यानी उचित समझा, तथा न्यायपालिका ने एक डिसीजन और दिया था। वो डिसीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। वो है कि न्यायपालिका ने कहा कि आरक्षण की अधिकतम मात्रा या अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उस समय क्या था, 15% एससी को, 7.5% एसटी को और 27% अभी ओबीसी को, कुल मिला के 49.5% है, यानी 50% से अधिक की सीमा नहीं है। लेकिन अभी विवाद एक चीज और है, वो एक चीज और ये है कि न्यायपालिका ने कह दिया था कि भाई देखो आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में या कोई ऐसी विशेष परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप इसको 50% से राज्यों में बढ़ाया भी जा सकता है, अगर कोई विशेष परिस्थिति हो तो। फिर आप ही सवाल कर दोगे सर ऐसा कैसे, तमिलनाडु में तो आरक्षण 50% से ज्यादा है, लेकिन ये इसी न्यायालय ने यहाँ निर्णय दिया था कि विशेष परिस्थितियों में इसको 50% से अधिक किया भी जा सकता है। याद रखो, आगे फिर अपन इसी को लेकर बढ़ रहे हैं। तो ये तो बात हो गई, न्यायपालिका ने का निर्णय दे दिया, ठीक है। लेकिन हालांकि होता क्या था, अब देखो कौन सी जाति एससी में शामिल की जाए, कौन सी ओबीसी में शामिल की जाए, ये शुरू में यहाँ पर ये केंद्र सरकार, इसमें केंद्र को ज्यादा शक्तियां हैं, राज्य के पास शक्तियां बहुत कम थी। जैसा कि आपको पता है पिछड़े वर्गों की एक संवैधानिक मान्यता को लेकर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया है। लेकिन बात यहाँ तक कि इस वर्ग की ओर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, यानी अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ऐसे आयोग है उनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, लेकिन इस ओबीसी आयोग को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता प्राप्त क्यों नहीं है? तो इसलिए क्या किया था, संविधान में एक संशोधन हुआ था, 102वां संविधान संशोधन। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि ओबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई? तो 102वां संविधान संशोधन हुआ था। इस 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई है, 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और इसके साथ अब केंद्र ने यह भी डिसीजन दे दिया, केंद्र शक्तिशाली हो गई कि किस राज्य में कौन सी जाति को ओबीसी में शामिल करना है, नहीं करना, ये केंद्र निर्धारित करके देंगे। यानी राज्य पूरी तरीके से केंद्र पर निर्भर है कि भाई हमारे राज्य में कौन सी जाति ओबीसी में शामिल करना है, नहीं करना, ये केंद्र सरकार तय करेगी। राज्यों को कोई इसमें स्वायत्ता नहीं दी गई है, राज्यों को कोई इसमें निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है। कहने का मतलब राज्यों को एक
कमजोर कर दिया गया इस मामले में निर्णय लेने के तौर, क्योंकि केंद्र शक्तिशाली हो गई। एक संघवाद की बात अलग है, बात करते हैं, लेकिन 102वें संविधान संशोधन से ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई। तो मित्रों ये अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 338 बी या ख या खंड 2, अनुच्छेद 338 बी के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है अनुच्छेद 338 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है अनुच्छेद 338 ए में, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दे दी अनुच्छेद 338 बी के तहत। लेकिन ये 102वें संविधान संशोधन में बहुत ज्यादा कमियां हैं, इसके बहुत विवाद हो रहा है। विवाद इसी चीज को लेकर हो रहा है कि यहाँ पर राज्य पूरी तरीके से राज्यों को केंद्र पर निर्भर कर दिया कि भाई ओबीसी की सूची बनानी है, कौन सी जाति ओबीसी में रखना है नहीं रखना, ये सब केंद्र सरकार डिसाइड करेगी, तो राज्य क्या करेंगे। यानी राज्यों को बहुत कमजोर कर दिया इस मामले में, राज्य कोई निर्णय नहीं ले सकते थे। 102वें संविधान संशोधन की ये बहुत बड़ी कमजोरी है और ये आगे सुधार कर देते हैं, इसमें आगे सुधार हो जाता है। लेकिन ये ओबीसी आयोग को हमने संवैधानिक मान्यता प्राप्त कर दी 102वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 338 बी के तहत, ठीक है। और 338 में क्या है, 338 ए में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये भी आपके साथ में क्लियर। अब क्या है, ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है 102वें संविधान संशोधन द्वारा, 27% आरक्षण तो पहले से ही है। फिर क्या होता है, देखो सरकार ने एक संशोधन किया, 103वां संविधान संशोधन। 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर यानी अपन को जनरल जो ईडब्ल्यूएस सवर्णों को 10% आरक्षण प्रदान कर दिया। सरकार ने ये एक अच्छा निर्णय लिया। सरकार का एक रुख है कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर व्यक्ति की कोई जाति पाति होती नहीं है, आर्थिक रूप से कोई भी सवर्ण भी पिछड़ सकते हैं, और यानी अनुसूचित जाति जनजाति कोई भी वर्ण है, आर्थिक रूप से हर कोई पिछड़ सकता है, इसमें कोई जाति मायने नहीं रखती। तो इसको भी 10% आरक्षण दिया। कौन से 103वें संविधान संशोधन से जो अपन बात करते ईडब्ल्यूएस को कितना प्रतिशत आरक्षण दे दिया, 10% आरक्षण दे दिया। अब विवाद शुरू होते हैं मित्रों यहाँ से। अब 103 में ये आप समझ गए, ये मैं यहाँ से थोड़ा इसको रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ से क्या होता है कि जो इनको आरक्षण दे दिया ईडब्ल्यूएस को 10%, तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केस आए, ऐसे निर्णय आए कि सुप्रीम कोर्ट ध्यान दे, सुप्रीम कोर्ट उधर ध्यान दे कि इंदिरा साहनी वर्सेज भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण की अधिकतम मात्रा 50% से अधिक होनी नहीं चाहिए। अब क्या होगा, अब आपने क्या किया, ओबीसी को आरक्षण है 27%, कितना है 27%, एससी को कितना है 15%, एसटी को कितना है 7.5%, यानी 49.5%। सो ये पहले से ही हो रहा है और आप 10% आरक्षण ये दे दिया, यानी ईडब्ल्यूएस को। ये तो आरक्षण की अधिकतम सीमा का उल्लंघन हो रहा है, ये तो 50% से आरक्षण ज्यादा हो गया। इसको लेकर विवाद हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णयों में साफ साफ कर दिया, इसी आरक्षण ईडब्ल्यूएस को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो ईडब्ल्यूएस है ये एससी एसटी ओबीसी को नहीं है, यानी इन आरक्षण की कोई छेड़छाड़ नहीं करा। ये जो 49.5% लोगों को आरक्षण है उनको ये नहीं मिलेगा, ये उनसे अलग दूसरे वर्ग है, उसी में ये इसकी सीमा को नहीं लांघ रहा है। और कई ऐसे केस आए सुप्रीम कोर्ट में, कई विवाद हुए कि जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला है वो 50% की सीमा का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध करार दिया है। 10% आरक्षण वो उचित है, इसको सही ठहराया। तो ऐसे कई केसेज आए, जैसे कि वर्तमान विवाद तो इस चीज को लेकर हो रहा है वो मैं अभी आपको आगे बता रहा हूं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने 10% आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस को है उचित ठहराया, ये इस आरक्षण की सीमा को नहीं लांघ रहा है। लेकिन अभी विवाद ऐसे हो रहे हैं, अभी मैं आगे बता रहा हूं। वो विवाद है एक तमिलनाडु को लेकर, एक है मराठा आरक्षण को लेकर। क्योंकि तमिलनाडु में ये आरक्षण 69% है। कितना है, 69% है, क्योंकि वो भी सही है, क्योंकि यहाँ पर इंदिरा साहनी वर्सेज भारत संघवाद में न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि विशेष परिस्थितियों में इसे बढ़ाया जा सकता है। अपवाद स्वरूप किसी भी राज्य में इसको अपन कहते हैं कि 50% से ज्यादा हो सकता है, तो तमिलनाडु में ये है 69%। लेकिन विवाद किसको लेकर है, इस मराठा आरक्षण को लेकर। किसको लेकर है, मराठा आरक्षण को लेकर। वो मैं आगे मराठा आरक्षण में समझा रहा हूं, उससे पहले
ये बता रहा हूँ कि 102वें संविधान संशोधन से जो ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, उसमें कौन सी जाति किस राज्य में ओबीसी में शामिल करनी है नहीं करनी, ये निर्णय केंद्र सरकार के अधीन था। लेकिन केंद्र सरकार ने 105वां संविधान संशोधन या संविधान में जो 127वां विधेयक है, और संविधान संशोधन करने का मतलब 105वां है, और इसमें केंद्र सरकार ने साफ जाहिर कर दिया कि 102वें संविधान संशोधन में जो कमियां थी उस कमियों का यहाँ सुधार हो गया, और 105वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह कह दिया कि राज्य सरकार एवं संघ राज्य क्षेत्र को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्वयं की सूची जारी करने का अधिकार दे दिया गया है। अब 105वें संविधान संशोधन से सरकार ने यह साफ मंशा जाहिर कर दी है, राज्यों को स्वतंत्रता दे दी है, राज्यों को छूट दे दी है कि आप अपने क्षेत्र में अपनी राज्य की ओबीसी सूची जारी कर सकते हो। अब राज्य केंद्र पर निर्भर नहीं रहे, राज्य अपने क्षेत्र में कौन सी जाति ऐसी में किसको कितना आरक्षण देना है ये राज्य प्रावधान कर सकते हैं। और बात तो ये ऐसी है कि जब ये बात होती जब ईडब्ल्यूएस की हुई, चाहे 105वां संविधान संशोधन है, ये ऐसा है कि संसद के विपक्ष पक्ष में सभी सदस्य, विपक्ष वाले भी इसके पक्ष में हो गए थे, एक मत भी इसके विरोध में नहीं पड़ा। जो 105वें संविधान संशोधन, इसकी खास बात यह है कि इसके विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़ा, विपक्ष भी पक्ष के साथ एकजुटता दिखाई, विपक्ष ने भी, क्योंकि ये एक अच्छा संविधान संशोधन रहा है कि राज्यों को अपने क्षेत्र में ओबीसी की सूची जारी करने की छूट दे दी, अब राज्य आरक्षण दे सकेंगे। और वर्तमान में से मांग चल रही है, जैसे राजस्थान में अलग से गुर्जर आरक्षण, हरियाणा में जाट आरक्षण, अपन बात करें गुजरात में जो पटेल पाटीदार आरक्षण मांग रहे, तो इसके आधार पर इनको आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो अपन फ्यूचर में बात करेंगे। लेकिन 105वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार ने क्या किया, 102वें संविधान संशोधन में जो कमियां थी उस कमियों को सुधार दिया। अब यही बात है, अब बात यह है कि राज्य अपने अपने क्षेत्र में ओबीसी की सूची जारी कर सकेंगे। लेकिन अभी विवाद बच्चों समाप्त नहीं हुआ। अभी विवाद यह है कि हालिया में कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में मराठों को महाराष्ट्र सरकार कोई अलग से आरक्षण दे रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस मराठा आरक्षण को अवैध घोषित कर दिया। तो इसको लेकर विवाद है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है। और तमिलनाडु में 69% आरक्षण उचित है, वैलिड है। लेकिन जो मराठों को आरक्षण दिया जा रहा है, वो मराठा आरक्षण को कोर्ट ने, कहने का मतलब न्यायालय ने उसको अवैध क्यों घोषित करवाया, इसको लेकर भी विवाद चल रहा है। एक तरफ तो आपने 105वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्यों को छूट दे दी, अब महाराष्ट्र में मराठों को आरक्षण दिया जा रहा है, उसको आपने अवैध घोषित करवा दिया। आखिर होगा क्या, आखिर क्या मामला है? इसीलिए यह कहा जा रहा है कि 105वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से कि अभी आरक्षण की 50% की जो सीमा है उस सीमा को बढ़ा देना चाहिए, यानी ये प्रावधान खत्म कर देना चाहिए कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% ही क्यों है, इससे अधिक होनी चाहिए। तभी हर राज्य अपने अपने क्षेत्र में जो भी पिछड़ी जाति है उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा, उनको आरक्षण दे पाएगा। इसको लेकर विवाद हुआ। विवाद तो तभी तो मैं कर रहा हूं कि पिछले 4 संशोधनों का संबंध सीधा का सीधा आरक्षण से रहा है। एक तरफ ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया तो भी विरोध के ईडब्ल्यूएस आरक्षण से 50% की सीमा का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया वो उचित है, ठीक है। उसके बाद मराठा में जो आरक्षण दिया महाराष्ट्र में उसको अवैध घोषित कर दिया। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है वो उचित है। आखिर है क्या ये प्रावधान? इसलिए एक संविधान में नया प्रावधान करने की जरूरत है। आपने राज्यों को छूट ही दे दी है, आपने राज्यों को छूट ही दे दी है, तो फिर इस आरक्षण की 50% की सीमा है, इस पर भी कुछ करिए, विचार करिए, इसको बढ़ाइए। जरूरी नहीं कि ओबीसी का आरक्षण को, इनकी जनसंख्या सभी की बढ़ी है तो ये भी थोड़ा बढ़ा दीजिए, एससी का भी बढ़ा दीजिए, एसटी का भी बढ़ा दीजिए, ओबीसी का भी बढ़ा दिए, इनको पर्याप्त जनसंख्या के अनुपात में दीजिए। समझ में आई एक तो बात ये। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के बारे में ये भी शंका आ रही है कि आरक्षण ओबीसी का आरक्षण है और ये ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ये मिलेगा किसको? क्या सभी ओबीसी वालों को आरक्षण मिलेगा? क्या सभी जनरल को आरक्षण मिलेगा? नहीं,
ऐसा नहीं, इसमें एक सीमा है क्रीमी लेयर की। किसकी सीमा है? क्रीमी लेयर है। अभी देखो, अभी ये केस हुआ कि ओबीसी में, इसमें ओबीसी में क्रीमी लेयर की सीमा है 8 लाख रुपए। कितनी है? 8 लाख की। ओबीसी में क्रीमी लेयर सीमा है 8 लाख रुपए वार्षिक आय की है। और ईडब्ल्यूएस में भी जो जनरल को जो 10% आरक्षण मिला है, ईडब्ल्यूएस में भी ये क्रीमी लेयर 8 लाख। कितना है? 8 लाख। इसको लेकर भी विवाद हुआ था, क्योंकि जो ये ओबीसी आरक्षण अभी दिए, पहले जैसे नीट जैसी परीक्षाओं में भी ओबीसी को ये आरक्षण नहीं मिल रहा था। बाद में सरकार ने जो नीट परीक्षा है, इसमें भी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सब जगह ओबीसी को आरक्षण दिलाया है। पहले यह नीट में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा था, ये अभी सरकार ने प्रावधान कर कर दिलाया, यानी पिछड़े वर्गों को इसके हितों का संरक्षण हो रहा है अभी धीरे धीरे। हमें इसमें विश्वास होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। तो अभी ओबीसी का आरक्षण किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इसको लेकर इश्यू ये है कि इसमें क्रीमी लेयर की सीमा, हम भी कभी फॉर्म भरते हैं ना, तो कैटेगरी लगाते हैं ना, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, उसका मतलब है हम क्रीमी लेयर नहीं है, तो हमें इस आरक्षण का फायदा मिलेगा। इसमें ओबीसी वर्ग के ऐसे परिवार जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए वार्षिक से अधिक है, यानी 8 लाख से नीचे ही है तो ठीक है, लेकिन 8 लाख से अधिक उसकी आय है तो इसको ओबीसी आरक्षण का फायदा मिलेगा नहीं। समझ में आई बात कि इसकी एक ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा है 8 लाख रुपए आय, यानी 8 लाख रुपए से जिसकी अधिक आय है उसको ओबीसी आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही अभी हुआ, इसी को लेकर विवाद हुआ था कि भाई देखो, आपने ओबीसी की क्रीमी लेयर सीमा और ईडब्ल्यूएस की क्रीमी लेयर सीमा बराबर क्यों रखी, इसी को लेकर विवाद हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर सी बात है कर दिया कि ईडब्ल्यूएस में भी क्रीमी लेयर्स की सीमाएं 8 लाख, यानी जो जनरल कैटेगरी को जो 10% आरक्षण है उसमें भी उन्हीं को मिलेगा जिसकी आय 8 लाख से कम, यानी 8 लाख से अधिक जिसकी आय है उसको ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फायदा मिलेगा नहीं। तो ये 105वां संविधान संशोधन, 104वां भी आपको बताया और 103वां भी बताया, 102वां भी बताया और आरक्षण के सारे प्रकार बताए। यहां तक कि आपको पता होना चाहिए कि अनुसूचित जनजाति और जनजाति के हितों को लेकर, पिछड़े वर्ग के हितों को लेकर सरकार सदैव प्रयत्नशील है। जैसा कि स्थानीय स्वशासन, स्थानीय निकायों के चुनाव में भी अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 डी और अनुच्छेद 243 टी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को स्थानीय निकायों के चुनाव में भी उसको जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। तो आई होप ये आरक्षण को लेकर मेरा वीडियो था, बहुत बड़ा हो गया है, मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैंने आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो आपसे काइंडली एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्रों तक शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखेंगे, आपको अच्छे से कंटेंट समझ में आएगा। और मुझे आगे क्या करना है, आपको किस कॉन्सेप्ट को लेकर पॉलिटिकल साइंस को वीडियो बनाना है, वो भी कमेंट में मुझे सुझाव दें और उसको लेकर मैं हर संडे को किसी न किसी टॉपिक, राजनीति विज्ञान को लेकर मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं। तो आगे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इस प्रकरण को लेकर एक वीडियो बनाइए, तो उसको मैं बताऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।